जय हिंद साथियों, तैयारी कर लो। प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। साथियों, आपको पता होगा हम लोगों ने भौतिक विज्ञान की सीरीज को शुरू कर रखा था और हम लोग प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। एक बार अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए कमेंट के माध्यम से, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। देखो, आज अपन एकदम प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? प्रकाश। अपन एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है? प्रकाश। आपको याद ही होगा। एक बार कमेंट के माध्यम से ये बता दीजिए कि आप चीजें सब कुछ बराबर पढ़ रहे हो क्या? कमेंट क्यों नहीं आ रहे हैं सर? चलो अपन आगे बढ़ते हैं, मैं आपको चीजें सिखाता हूं। अपन को प्रकाश वाला चैप्टर पढ़ना है। अपन शुरू करते हैं चीज़ों को। देखो, एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। चलो, देखो सबको नमस्कार, हेलो हेलो, सबको नमस्कार। देखो, आपको पता होगा हम पिछली 2 क्लास से तरंग चक्र पढ़ रहे थे और मैंने पिछली क्लास में क्या शुरू किया था? प्रकाश शुरू किया था। एक बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। मैंने आपको कल क्या बताया था कि प्रकाश एक ऐसा साधन है, प्रकाश एक ऐसा साधन है जो हमें हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा किसी वस्तु के बारे में अवगत कराता है। मैंने आपको प्रकाश के बारे में छोटी छोटी बातें बताई थी। पहली बात आपको क्या बताई थी? कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। फिर मैंने आपको दूसरी बात बताई थी कि प्रकाश निर्वात में गमन सबसे ज़्यादा करता है, अर्थात प्रकाश का निर्वात में वेग सर्वाधिक होता है। राधे राधे सर जी, प्रियंका बोल रही है। प्रियंका जी, आपको भी राधे राधे, गुड इवनिंग, सबको गुड इवनिंग। देखो, मुझे लग रहा है कि आप सब लोग आ गए हो और अब अपन को शुरू करना चाहिए। अब अपन आगे शुरू करते हैं। चलो अपन आगे शुरू करते हैं। देखो, अपन पढ़ रहे थे प्रकाश वाला चैप्टर। मैंने कल आपको सबसे पहले प्रकाश के बारे में खास खास बातें बताई थी। आपने पढ़ा होगा और आपने अच्छे से रिवाइज किया होगा। फिर मैंने 2 नंबर पे आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण बताए थे कि कौन प्रकाश के बारे में क्या कहता है, कौन कैसा सिद्धांत लाता है। अपन ने सारी चर्चाएं कल करी थी। फिर देखो, सबको राधे राधे, सबको गुड मॉर्निंग। अपन ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, सीधा मुद्दे की बातें करते हैं। देखो, आज अपन एकदम से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और जिसका नाम क्या रहेगा? नाम तो अपने पास, चैप्टर का नाम तो क्या है? प्रकाश। लेकिन अपन चैप्टर के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं? अपन चैप्टर के अंदर दर्पण पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? दर्पण पढ़ने वाले हैं। देखो, आज अपन एकदम से बढ़िया चीज शुरू करते हैं। जिसका नाम है दर्पण, अर्थात मिरर। अब मैं आपको बता देता हूं कि मिरर को पहले शुरू करने का क्या विशेष कारण है। सर, कल वाली क्लास अपलोड नहीं की। देखो, कुछ टेक्निकल स्टाफ की कमी थी, इस वजह से कल वाली क्लास अपलोड नहीं हो पाई। वो छुट्टी पर गए हुए हैं और जैसे ही उनको समय मिलेगा वो आपकी सारी क्लासों को अपलोड कर देंगे। आप निश्चिंत हो जाइए इस बात को लेकर के। अपन देखो, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है दर्पण। अगर मैं बात करूं दर्पण क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि दर्पण क्या होता है, तो एक बार आप समझने की कोशिश करना। दर्पण की अगर मैं परिभाषा की बात करूं, ऐसा कांच जिसके एक तरफ
परावर्तक पॉलिश की गई हो, परावर्तक पॉलिश की गई हो, दर्पण कहलाता है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको बता देता हूं कि दर्पण क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा दर्पण को कि दर्पण क्या होता है। क्वालिटी सही करो प्लीज। सर आपने क्लास ले ली थी क्या? कौन सी क्लास की बात कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। देखो एक बार प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार कमेंट पर फोकस ना करके, आप कमेंट पर फोकस ना करके आप लोग एक बार इस चैप्टर पे फोकस करिए। अपन पढ़ते हैं दर्पण क्या होता है। एक बार गौर करना कि दर्पण क्या होता है, समझने की कोशिश करना। ऐसा कांच जिसके एक तरफ क्या की गई हो, जिसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश की गई हो, क्या कहलाता है? वो कहलाता है दर्पण। अब एक बार गौर करना ये दर्पण क्या होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि दर्पण कई प्रकार के होते हैं। आपने भी नाम सुना होगा समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। लेकिन अगर अपन देखें कि वास्तव में दर्पण क्या होता है, तो दर्पण अपन उसको कहते हैं जिस कांच के एक तरफ क्या हो, परावर्तक पॉलिश हो। जैसे सपोज करो मेरे पास ये कांच है, अगर अपन इसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश कर दे तो वो क्या कहलाएगा? वो दर्पण कहलाएगा। तो यहां पर जो मैंने दर्पण बनाया है वो कौन सा दर्पण है? वो मेरे पास है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण है बताओ? वो मेरे पास है समतल दर्पण। अब एक बार गौर करना, इसके एक तरफ क्या की गई है? ये इसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश की गई है। इसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश की गई है। ये परावर्तक पॉलिश किस पदार्थों की बनी होती है? अगर मैं बात करूं इनके पदार्थों की, ये जो परावर्तक पॉलिश होती है, ये परावर्तक पॉलिश किस पदार्थों की बनी होती है, वो गौर करना आप। देखो आपने अक्सर देखा होगा दर्पण को कि दर्पण के एक तरफ परावर्तक पॉलिश होती है और दूसरी तरफ क्या होती है? प्रकाश की किरणें आती है। इसे दूसरी तरफ से क्या आती है? प्रकाश की किरणें आती है। लेकिन मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ये जो परावर्तक पॉलिश होती है, ये परावर्तक पॉलिश किस पदार्थ की होती है? ये परावर्तक पॉलिश चांदी की हो सकती है, ये परावर्तक पॉलिश एल्यूमिनियम की हो सकती है। अगर मैं बात करूं ये परावर्तक पॉलिश, हेलो सर नमस्कार, थर्सडे वाली लाइव क्लास अपडेट करो ताकि हम इसके नोट्स बना सकते हैं। देखो आप अगर पिछली क्लास की बात कर रहे हो तो उस पिछली क्लास को अपडेट कर दिया जाएगा, आप परेशान मत होइए, बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। देखो परावर्तक पॉलिश की अगर मैं बात करूं तो परावर्तक पॉलिश किसकी होती है, किन किन पदार्थों की होती है? चांदी, एल्यूमिनियम, पारा और जिंक, इन पदार्थों की क्या होती है? परावर्तक पॉलिश की जाती है। अगर मैं बात करूं वर्तमान में कौन से पदार्थ की परावर्तक पॉलिश ज्यादा होती है, तो वर्तमान में एल्यूमिनियम की परावर्तक पॉलिश ज्यादा की जाती है। देखो अपन बात कर रहे हैं दर्पण की। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक ऐसा कांच होता है जिसके एक तरफ परावर्तक पॉलिश की गई हो, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। अगर मैं बात करूं दर्पण की जो परावर्तक पॉलिश होती है वो कौन से पदार्थों की बनी होती है? वो चांदी, एल्यूमिनियम, पारा और जिंक की बनी होती है। अब अपन बात करते हैं दर्पण के प्रकार की। अपन बात करते हैं दर्पण के प्रकार की कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए दर्पण दो प्रकार के होते हैं अपने पास। पहला अपने पास है प्लेन मिरर, पहला अपने पास क्या है? प्लेन मिरर। दूसरा अपने पास क्या है? दूसरा अपने पास क्या है? स्फेरिकल मिरर। अब इस प्लेन मिरर का मतलब क्या हुआ वो समझने की कोशिश करना आप। देखो पहले नंबर पे क्या है मेरे पास? प्लेन मिरर। दो नंबर पे मेरे पास क्या है? स्फेरिकल मिरर। अगर मैं बात करूं इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन समतल दर्पण बोलते हैं। जबकि इसको अपन क्या बोलते हैं?
गोलीय दर्पण बोलते हैं। अगर मैं बात करूं ये समतल दर्पण किस प्रकार से होता है? समतल दर्पण कुछ इस प्रकार से होता है अपने पास। अगर मैं बात करूं गोलीय दर्पण फिर दो भागों में डिवाइड होता है। एक नंबर पे मेरे पास क्या है? कॉन्वेक्स मिरर। दो नंबर पे मेरे पास क्या है? कॉनकेव मिरर। दो नंबर पे मेरे पास क्या है? कॉनकेव मिरर। अगर मैं बात करूं कॉन्वेक्स मिरर को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं उत्तल दर्पण। अगर मैं बात करूं कॉनकेव मिरर की, इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। तो आपने नाम देख लिया होगा कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर फिर दो भागों में टूटता है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि उत्तल दर्पण किस प्रकार से बनता है। और देखो ये मेरे पास तो क्या बन गया? ये मेरे पास उत्तल दर्पण बन गया। अगर मैं अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण मेरे पास कुछ इस प्रकार से होता है। अवतल दर्पण मेरे पास कुछ इस प्रकार से होता है। एक बार अपन ने केवल और केवल बेसिक जानकारी देखी है। सर सूरजमल जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक ही कमेंट को बार बार ना करें, एक ही कमेंट को बार बार ना करें। इसके नोट्स बना सकते हैं और नोट्स बनाना है। अंजू बेनीवाल, अरे मैं आपकी चीज़ों को समझ सकता हूं, मुझे पता है कि आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं, आपको समस्या आती है, लेकिन आप ये भी तो सोचिएगा कि एक दिन आपको नोट्स नहीं बने, कुछ प्रॉब्लम भी तो हो सकती है, कुछ विशेष कारण की वजह से अपलोड नहीं हुए हैं और ये जल्दी ही अपलोड कर दिए जाएंगे। अंजू बेनीवाल जी, आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, आप बेफिक्र हो जाइए। आपकी समस्या को मैंने नोट कर लिया है, आपकी समस्या बहुत जल्दी सुलझा दी जाएगी। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण फिर दो भागों में टूटते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब देखो अपन आगे चलते हैं। मैं अब आपको एक एक दर्पण लेकर के उसका पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा कि समतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है और अवतल दर्पण क्या होता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज कमेंटबाजी कम करें और आप स्क्रीन के ऊपर अपना ध्यान पूरा का पूरा फोकस रखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर एक बार आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अगर साइंस को पढ़ लोगे तो आपको जीवन भर कभी भी साइंस को बार बार पढ़ने की नौबत नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होता है कि आप साइंस को पढ़ते हो भूल जाते हो, साइंस को पढ़ते हो भूल जाते हो। लेकिन अगर एक बार आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओगे, अगर आपने ईमानदारी से क्लासेस लोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप पेपर को फोड़ करके आओगे, पेपर को तहस नहस करके आओगे। ऐसा कोई भी पेपर नहीं होगा जो आपका साइंस की वजह से फेल हो जाएगा। आपको हर टीचर के द्वारा, जो कोई भी आकर के साइंस पढ़ाए, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सबके द्वारा एकदम बढ़िया लेवल से एफर्ट किया जाएगा और आपका परिणाम सुनिश्चित किया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंटबाजी कम ना करें। देखो आप ये बोल रहे हो कि आप परावर्तन करा रहे थे। हाँ मुझे पता है, मैं आपको परावर्तन करा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि परावर्तन के लिए पहले अपन को क्या पढ़ना होता है, दर्पण। क्योंकि आपको पता होगा दर्पण किस सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रकाश के परावर्तन पर करता है। इसलिए पहले अपन दर्पण पढ़ेंगे, फिर अपन उसके बाद प्रकाश की और घटनाएं पढ़ेंगे अपन। समझ गए आप?
सर जी एक दिन मैं भी बहुत लॉस होते हैं, पढ़ाई कल की क्लास नहीं मिली तो कल का छूट गया। देखो कविता जी, मैं आपकी प्रॉब्लम समझता हूँ, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, मुझे पता है आपके साथ क्या प्रॉब्लम आती है। लेकिन आप भी तो सोचिएगा कि क्या एक दिन किसी को कोई काम नहीं हो सकता है क्या? आपकी सारी क्लासों को बहुत जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा, आप इस बात को लेकर के निश्चित हो जाइए। आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल आप अभी स्क्रीन पर फोकस करो और कुछ भी बकवासबाजी आप ना करो। मैंने आपकी समस्या को नोट कर लिया है। मैं टेक्निकल टीम को बोलूँगा कि आप जो मेरी पिछली क्लास थी उसको बहुत जल्दी ही अपलोड कर देवे, क्योंकि स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं। अब आप इस कमेंट को लेकर के बार बार मुझे अवगत ना कराए, तभी सही रहेगा। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। मैं आपको क्या बता रहा था, अपन दर्पण पढ़ रहे थे। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं वैसे, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। मैं आपको पहला दर्पण दिखाता हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने जीवन में ऐसा नहीं पढ़ा होगा, मैं आपको वैसा लेवल देके चला जाऊंगा। देखो अपने पास एक नंबर पे क्या है, समतल दर्पण है। समतल दर्पण क्या होता है एक बार आप गौर करना। देखो मैं इधर डायग्राम बना रहा हूं, मैं ये जो मैंने बनाया है ना, ये मैंने समतल दर्पण बनाया है। एक बार गौर करिएगा, ये एकदम समतल है ना, ये एकदम सीधा है ना, ये इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास समतल दर्पण हो गया। इसके एक तरफ क्या की गई है, ये परावर्तक पॉलिश की गई है। ये क्या की गई है, ये परावर्तक पॉलिश की गई है। अब एक बार गौर करना, मैं उसी समतल दर्पण की बात कर रहा हूं जिस दर्पण में आप अपना चेहरा बार बार देखते हो। उसी दर्पण की बात कर रहा हूं जिस दर्पण में आप अपना चेहरा बार बार देखते हो। कहने का मतलब अगर मैं बात करूं तो आप दिन में कम से कम 1 घंटा तो उस समतल दर्पण के साथ बिताते ही बिताते हो। अब मुझे एक चीज बताइए कि आप पूरे दिन भर में लगभग 1 घंटा उस समतल दर्पण के साथ बिताते हो या फिर उससे कुछ टाइम कम बिताते हो, तो आपको पता होगा कि अगर अपन किसी भी दोस्त के साथ अगर लगातार 1-1 घंटे रहे हर दिन, तो हमको उसकी कुछ खास बातें पता चल जाती है। जैसे सपोज करो कि आप किसी भी दोस्त के साथ अगर आप 1 घंटा वक्त बिताते हो हर रोज, चाहे फोन पर हो चाहे वो फिजिकली हो, किसी भी रूप से हो, वो आप उनके गुणों को पहचानने लग जाते हो। उसी प्रकार से आप दिन भर में समतल दर्पण को बहुत बार देखते होंगे या फिर समतल दर्पण में अपना चेहरा बहुत बार देखते होंगे। मुझे एक चीज बताइए कि आपको कुछ खास बातें पता है क्या समतल दर्पण के बारे में? अगर नहीं पता तो आप फोकस करिएगा, आप फोकस करिएगा। अगर देखो मैं बात करूं समतल दर्पण की, तो पहला पॉइंट क्या होता है, पहले पॉइंट के ऊपर आप फोकस करिएगा। पहला पॉइंट क्या कहता है, सपोज करना कि अगर मैं इस समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ हूं, सपोज करना अगर मैं इस समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ हूं, अगर सपोज करना अगर मैं इस समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ हूं, या फिर मान लो कि कोई भी इस समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है, कोई भी। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ये अगर इस समतल दर्पण से, अगर ये इस समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, अगर ये समतल दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, तो इसको अपना प्रतिबिंब, देखो एक बार मैं क्या बता रहा हूं, ये तो अपने पास क्या है, ये तो अपने पास है वस्तु। अगर ये इस दर्पण से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा हुआ है, तो आपको पता होगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो भी इससे 10 मीटर की दूरी पर यहां बनेगा। कहां बनेगा, यहां बनेगा। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी।
देखो पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया कि यदि आप दर्पण से 10 मीटर की दूर पे खड़े होंगे तो आपका प्रतिबिंब भी दर्पण से 10 मीटर की दूरी पर ही बनेगा। अब मैं बात करता हूं 2 नंबर के पॉइंट की। देखो अब मैं बात करता हूं 2 नंबर के पॉइंट की। 2 नंबर का पॉइंट क्या कहता है वो गौर करना। आप सपोज करना इस दर्पण के सामने आप खड़े हुए हो, सपोज करना आप इस दर्पण के सामने खड़े हुए हो और आपकी हाइट कितनी है, 5 फुट 6 इंच है। या फिर ऐसे मानिएगा आप इस दर्पण के सामने खड़े हुए हो, आप इस दर्पण के सामने खड़े हुए हो, या फिर इस दर्पण के सामने आप कोई भी वस्तु को ले जाते हो। क्या इस वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन आता है क्या इस वस्तु के आकार में कोई परिवर्तन आता है क्या ये वस्तु आपको मोटी या पतली, बड़ी या छोटी दिखाई देती है क्या? आप कहोगे नहीं गुरुजी ऐसा तो नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब अपन समतल दर्पण के सामने खड़े होंगे तो मुझे मेरी वस्तु या फिर मेरी फोटो उतनी ही बड़ी दिखाई देगी जितना बड़ा मैं हूं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो आकार होता है, मतलब वस्तु का आकार होता है, वही किसका आकार होता है? वही प्रतिबिंब का आकार होता है। इसका मतलब क्या होता है? वस्तु का आकार बराबर देखो वस्तु का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। अब अपन बात करते हैं 3 नंबर की पॉइंट की। अब मैं बात करता हूं 3 नंबर के पॉइंट की। आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम लोग समतल दर्पण के सामने जाकर के खड़े होते हैं, अगर मैं समतल दर्पण में मेरा राइट हाथ उठाता हूं, अगर मैं समतल दर्पण के सामने जाकर के मेरा राइट हाथ उठाता हूं तो मुझे उस दर्पण में मेरा बायां हाथ उठता हुआ नजर आएगा। उस दर्पण में मुझे मेरा बायां हाथ उठता हुआ नजर आएगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है वो समझने की कोशिश करना। इस शब्द को अपन क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लेटरल इन्वर्जन। इसको अपन क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। कहने का मतलब क्या होता है? दाएं बाएं में क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसका मतलब दायां बायां दिखाई देता है और बायां दायां दिखाई देता है। एक बार दोबारा बता रहा हूं आपको। जब हम लोग समतल दर्पण के सामने जाकर के खड़े होते हैं, अगर मैं समतल दर्पण में मेरा राइट हाथ उठाता हूं तो मुझे इसी समतल दर्पण में मेरा बायां हाथ उठा हुआ नजर आएगा। इसी घटना को अपन क्या बोलते हैं? इसी बात को अपन क्या बोलते हैं? पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं, अर्थात लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ये बात आपको समझ आई होगी। अब मैं बात करता हूं 4 नंबर के पॉइंट की। अब मैं बात करता हूं 4 नंबर के पॉइंट की। अब मुझे एक बार बताइएगा आप, जब हम लोग, वॉइस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। देखो एक बार गौर करना, मैं आपको चौथा पॉइंट बताता हूं। चौथा पॉइंट क्या है? सपोज करना कि अगर मैं समतल दर्पण के सामने जाकर के खड़ा होता हूं, अगर मेरा सिर ऊपर है, अगर मेरा सिर ऊपर है, समतल दर्पण के सामने जाकर के खड़ा होता हूं, अगर मेरा ये जो सिर ऊपर है तो मुझे मेरा जो प्रतिबिंब सामने दिखाई देगा, यहाँ इस ओर जो दिखाई देगा, तो मुझे एक चीज बताइए, आपको सिर ऊपर ही दिखाई देता है या नीचे दिखाई देता है? आप कहोगे कि सर हमें तो अपना सिर ऊपर ही दिखाई देता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये जो प्रतिबिंब होता है ये कैसा बनता है बताओ? सीधा बनता है। ये प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा। अर्थात अगर अपना सिर ऊपर है तो प्रतिबिंब का सिर भी क्या रहेगा? ऊपर ही रहेगा।
अपना अगर पैर नीचे है तो प्रतिबिंब में भी पैर कहाँ होंगे, नीचे ही होंगे। इस बात को अपन क्या बोलते हैं कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अब एक बार गौर करना आप, जब आप इस समतल दर्पण के सामने जाकर के खड़े होते हो, सर आवाज खराब आ रही है, एक बार टेक्निकल टीम से निवेदन है कि एक बार आवाज चेक करिएगा, आवाज सही नहीं आ रही है। देखो मैंने चेक कर लिया है, आवाज एकदम से बिल्कुल सही आ रही है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आवाज आपको बिल्कुल सही सुनाई देगी, टेक्निकल टीम के द्वारा आवाज को सही कर दिया गया है। देखो अपन पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या है। अगर मैं समतल दर्पण के सामने जाकर के खड़ा होऊंगा, अगर मेरा इस खोपड़ा ऊपर है, अगर ये मेरा खोपड़ा ऊपर है तो इस प्रतिबिंब के अंदर भी, इधर जो मेरी प्रतिबिंब बनेगा इसके अंदर भी मेरा खोपड़ा क्या रहेगा, ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनता है, सीधा बनता है। अब दूसरा पॉइंट सुनना आप, अगर मैं इस समतल दर्पण के सामने जाकर के खड़ा होता हूं, इस समतल दर्पण के सामने जाकर के खड़ा होता हूं तो मेरा प्रतिबिंब क्या बनता है, दर्पण के दूसरी ओर बनता है। मुझे एक चीज बताइए, जब आप दर्पण के सामने जाकर के खड़े होते हो, सपोज करना आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी, मैं स्क्रीन के सामने खड़ा हुआ हूं। अब मुझे एक चीज बताइए कि मेरा प्रतिबिंब क्या दर्पण के इस ओर बनेगा, क्या मेरा प्रतिबिंब दर्पण के इस ओर बनेगा, नहीं बनेगा। मेरा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के उस ओर बनेगा। क्या वो वास्तव में बनता है क्या, क्या वो वास्तव में होता है क्या? अगर वास्तव में होता तो वो किधर बनता, बताओ, इधर बनता। अगर वास्तव में बनता तो वो इधर बनता। अगर वो दर्पण के उस ओर बन रहा है, इसका मतलब अपन को क्या हो रहा है, अपन को आभास हो रहा है, अपन को दर्पण क्या हो रहा है, आभास हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब अपन दर्पण के सामने जाकर के खड़े होंगे तो हमें हमारा प्रतिबिंब उस ओर बनता हुआ आभास होता है। क्या वास्तव में कोई आदमी दिखाई देता है क्या आपको? नहीं, आपको अपना ही चेहरा उस प्रतिबिंब में, उस दर्पण में दिखाई देता है और वो दूसरी ओर बनता है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो कैसा होगा, आभासी होगा। कैसा होगा, आभासी होगा। चलो आपको ये पॉइंट समझ आए होंगे। अब मैं बात करता हूं 5 नंबर के पॉइंट की। समझने की कोशिश करना, एक बार आप समझने की कोशिश करना आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। अब एक बार समझने की कोशिश करना, मेरे पास अगला पॉइंट क्या है। मैं आपको 5 नंबर का पॉइंट बता रहा हूं। सपोज करना कि ये मेरे पास क्या है, एक दर्पण है। ये मेरे पास क्या है, बताओ, एक दर्पण है। अगर मैं दर्पण की तरफ जा रहा हूं, अगर मैं दर्पण की तरफ जा रहा हूं तो मुझे मेरा प्रतिबिंब इस ओर आता हुआ नजर आएगा। मुझे मेरा प्रतिबिंब इस ओर आता हुआ नजर आएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप अगर दर्पण को अंगुली करते हो तो दर्पण भी आपको अंगुली करता है। मैंने क्या कहा, जब आप दर्पण को अंगुली करते हो तो दर्पण भी आपके क्या करेगा, अंगुली करेगा। इसका मतलब क्या होता है, जब आप दर्पण की तरफ जाओगे, अगर सपोज करो कि आप दर्पण की तरफ वी वेग से जाओगे तो दर्पण का प्रतिबिंब आपको कितनी गति से आता हुआ नजर आएगा, उसके ऊपर फोकस करना है। देखो आपने गणित में पढ़ा होगा एक नाम, सापेक्ष वेग। आपने गणित में एक शब्द पढ़ा होगा, सापेक्ष वेग, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर सपोज करो कि एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन भी इधर ही जा रही है, इसका वेग 50 है और इसका वेग क्या है, 100 है, तो इन दोनों का जो सापेक्ष वेग आएगा वो क्या होता है, एक दूसरे में से घट जाता है, अर्थात इनका सापेक्ष वेग कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। लेकिन अगर एक ट्रेन इधर जा रही है और दूसरी ट्रेन उसके ऑपोजिट है, अगर ये 50 की स्पीड से जा रहा है और ये 100 की स्पीड से, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाता है और कितना हो जाएगा,
150 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। यही बातें इसमें हो रही है। अगर मैं दर्पण की तरफ वी वेग से जाऊंगा, अगर मैं दर्पण की तरफ वी वेग से जाऊंगा तो मुझे मेरा प्रतिबिंब वो आएगा तो वी वेग से, वो भी आएगा वी वेग से, और मैं भी जाऊंगा किस वेग से? वी वेग से। लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण, दिशा विपरीत होने के कारण मुझे मेरा प्रतिबिंब 2v वेग से आता हुआ नजर आएगा। देखो दोबारा बता रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। एक बार गौर करना कि अगर मैं दर्पण की तरफ वी वेग से जाऊंगा तो मेरा प्रतिबिंब भी उधर वी वेग से तो आएगा, लेकिन वो प्रतिबिंब मुझे 2v वेग से आता हुआ नजर आएगा। उसका कारण क्या है? देखो दोनों की दिशा क्या है? एक दूसरे के विपरीत है। ये भी v और ये भी क्या है? v। तो ये स्पीड क्या होती है? आपस में जुड़ जाती है, और ये अपन को कितने से आता हुआ नजर आएगा? 2v वेग से। तो अपन अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अगला पॉइंट अपन नेक्स्ट स्लाइड में लिख लेते हैं। जब हम दर्पण की तरफ वी वेग से जाते हैं तो हमें हमारा प्रतिबिंब टू वी वेग से आता हुआ नजर आएगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूं 6 नंबर की। अब मैं बात करता हूं 6 नंबर की। 6 नंबर का क्या है? अब मैं बात करता हूं 6 नंबर के पॉइंट की। एक बार गौर करना आप। ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास दर्पण है। ये मेरे पास क्या है? दर्पण है। अगर आपको दर्पण में आपका प्रतिबिंब पूरा देखना है, अगर मान लो कि आपकी हाइट 6 फुट है, सपोज करना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं, यदि आपकी हाइट 6 फुट है और आपको अपना प्रतिबिंब दर्पण में पूरा देखना है, तो आपको कांच का आकार, कांच कितने आकार का या कितना बड़ा लेना पड़ेगा, ये बातें सुनना आप। अगर वस्तु की लंबाई 6 फीट है, यदि वस्तु की लंबाई क्या है? 6 मीटर है, और दर्पण में वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी, दर्पण की ऊंचाई वस्तु से आधी होनी चाहिए। मैंने क्या बताया आपको? अगर आपको अपना प्रतिबिंब दर्पण में पूरा का पूरा देखना है तो आपको दर्पण की ऊंचाई है वो आपको अपनी हाइट से आधी लेनी होगी। कितनी लेनी होगी? आधी लेनी होगी। अब अपन बात करते हैं 7 नंबर के पॉइंट की। 7 नंबर का पॉइंट समझना एक बार आप थोड़ा सा।
एक बार दोबारा समझने की कोशिश करना। 7 नंबर का पॉइंट मैं क्या बताना चाहता हूं वो समझने की कोशिश करना। सपोज करना इस बार ये जो दर्पण है वो दर्पण मैंने कुछ इस प्रकार से बना दिया है। इस बार मैंने ये जो दर्पण है कुछ इस प्रकार से बना दिया है। यदि मैं इस समतल दर्पण के ऊपर कोई किरण आपतित हो रही है और वो कितने कोण से आपतित हो रही है? थीटा कोण से। कितने कोण पे आपतित हो रही है बताओ? थीटा कोण से। अब यदि मैं देखो सपोज करना ये कोण है मेरे पास, अगर मैं इस समतल दर्पण के ऊपर अगर कोई किरण आपतित कर रहा हूं, अगर वो थीटा कोण से आपतित हो रही है, अब अगर मैं इस दर्पण को थोड़ा सा घुमा दूं, अगर मैं इस दर्पण को घुमा करके ऐसे कर दूं, अगर मैं इस दर्पण को थीटा कोण से घुमा दूं तो जो आपतित किरण है अर्थात जो परावर्तित किरण होगी वो 2 थीटा कोण से क्या हो जाएगी? भाग जाएगी। मेरे कहने का मतलब क्या है वो समझने की कोशिश करना। आप मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको, यदि कोई आपतित किरण यदि कोई आपतित किरण थीटा कोण से आपतित होती है और दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए, थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण भी टू थीटा कोण से परावर्तित हो जाएगी। देखो मैं आपको एकदम सिंपल सा बताऊंगा, आपको ज्यादा लोड लेना नहीं है। देखो आपको पता होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु दर्पण की तरफ v वेग से जाती है तो हमें कितने वेग से आती हुई नजर आती है? 2v वेग से। कितने वेग से? 2v वेग से। अब दूसरी बात सुनना आप, अगर मान लो कि दर्पण की हाइट कितनी है? h है। दर्पण की हाइट कितनी है? h है। तो आपको अपना प्रतिबिंब पूरा देखने के लिए आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2h। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2h। अगर आप दर्पण को थीटा कोण से घुमाते हो तो जो परावर्तित किरण है वो कितने कोण से भाग जाएगी? 2 थीटा कोण से भाग जाएगी। आपको ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है ताकि आप लंबे टाइम तक अपनी मेमोरी में चीजों को सेव कर पाओ। देखो मैंने क्या बताया कि अगर ये v वेग से जाएगी तो 2v वेग से आता हुआ नजर आएगा। अगर हाइट दर्पण की कितनी है? h है। तो आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए? 2h। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए अगर आप थीटा कोण से घुमाते हो दर्पण को तो परावर्तित किरण कितने कोण से घूम जाएगी? 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। अब अपन आगे चलते हैं, 8 नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं। अब अपन पढ़ते हैं 8 नंबर का पॉइंट। 8 नंबर का पॉइंट अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। देखो ये मेरे पास क्या है? समतल दर्पण है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, अगर मैं समतल दर्पण को आगे बढ़ाऊंगा, अगर मैं समतल दर्पण को आगे बढ़ाऊंगा तो क्या ये कभी जीवन में मिलेगा क्या? सपोज करो कि अगर मैं समतल दर्पण को आगे बढ़ाता जाऊं, अगर मैं समतल दर्पण को आगे बढ़ाता जाऊं तो क्या कभी जीवन में ये मिलेगा क्या? आप कहोगे नहीं, ये कभी भी आपस में मिलता नहीं है। अर्थात अगर मैं बात करूं समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? 0 होती है। क्यों होती है?
क्योंकि जब प्रकाश की किरणों को गिराया जाएगा तो ये एक जगह पर फोकस होगी ही नहीं, क्योंकि ये आपस में कभी मिलती नहीं है। आपने उत्तल दर्पण देखा होगा और आपने अवतल दर्पण देखा होगा, जब इनको आपस में पर ऐसे घुमाते हैं तो वो कभी ना कभी आपस में मिल जाते हैं। इसका मतलब उनका कोई ना कोई निश्चित फोकस बिंदु होता है। इसका कोई भी फोकस दूरी या फोकस बिंदु नहीं होता है, अर्थात इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की। देखो अगर अपन बात करें लेंस की क्षमता की, तो क्षमताएं केवल लेंस की होती है, दर्पण की कोई भी क्षमताएं नहीं होती है। लेकिन फिर भी आपसे कोई ये पूछ ले कि समतल दर्पण की क्षमता कितनी होती है, तो आपको कैसे निकालना है, आपको पता होगा। देखो मैं आपको फिर बता रहा हूं, दर्पण की कभी भी क्षमता नहीं निकलती है, लेकिन जब कभी पेपर में आएगा तो आपको कैसे डील करना है वो बता रहा हूं आपको याद रखना है कि क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। अब यहां पे ये f क्या है, f फोकस दूरी है। अब मुझे एक चीज बताइए आप, P बराबर कितना आ गया, 1/0 आ गया। P बराबर क्या आ गया, 1/0, और 1/0 की वैल्यू कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है, अर्थात अनंत होती है। अब कोई आपसे पूछ ले कि दर्पण की क्षमता कितनी होती है, तो आप कितना बताओगे, अनंत बताओगे। कितना बताओगे, आप अनंत बताओगे। लेकिन मैं आपको फिर दोहरा रहा हूं एक बात, दर्पण की कभी क्षमता निकलती नहीं है, लेकिन पेपर बनाने वाले नालायक होते हैं। वो कई बार क्या करते हैं, पेपर बनाते समय मिसप्रिंट कर देते हैं। वो लेंस की क्षमता की जगह क्या लिख देते हैं, दर्पण की क्षमता कर देते हैं, और अपन को यहाँ पे उनका उत्तर देना होता है। और इसका उत्तर अगर अपन देखें अपने फॉर्मूले के हिसाब से, अगर अपन लगाएं यहाँ पे नियम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। आपको ये बात समझ आई होगी। अब अपन बात करते हैं 10 नंबर के पॉइंट की। अब अपन बात करते हैं 10 नंबर के पॉइंट की। 10 नंबर का पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या है वो गौर करना एक बार आप। प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखनी है कि प्रतिबिंबों की संख्या अपन कैसे निकालते हैं। एक बार गौर करना आप, मेरे पास ये एक समतल दर्पण है और इसके इस तरफ क्या की गई है, परावर्तक पॉलिश की गई है। इस तरफ क्या की गई है, परावर्तक पॉलिश की गई है। और एक समतल दर्पण मैंने यहाँ लगा दिया, और यहाँ पर भी क्या की गई है, यहाँ पर भी परावर्तक पॉलिश की गई है। देखो मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको ये बताया है कि एक समतल दर्पण यहां रखा हुआ है और एक समतल दर्पण यहां रखा हुआ है, और दोनों को मैंने कितने डिग्री के एंगल पे जोड़ दिया, 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ दिया है। देखना मैंने क्या कहा है, मैंने ये कहा एक समतल दर्पण ये है और एक समतल दर्पण क्या है, ये है। दोनों को मैंने 90 डिग्री के एंगल के ऊपर रख दिया। अब सपोज करो कि यहां पर अगर कोई वस्तु रख दी जाए, सपोज करो कि यहां पर कोई वस्तु रख दी जाए और आपसे पूछेगा कि बताओ इस प्रतिबिंब के अंदर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो आपको कितना बताना, एक बार गौर करना आप। देखो प्रतिबिंबों की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360/थीटा। कितना होता है बताओ, 360/थीटा। अब आपको याद क्या रखना है, आपको सावधानियां क्या रखनी है, वो सावधानियां ये रखनी है कि अगर ये 360/थीटा की वैल्यू अगर सम आ जाए, अगर 360/थीटा की वैल्यू अगर सम आ जाए, तो आपको क्या करना है, -1 करना है। आपको क्या करना है, -1 करना है। लेकिन अगर यही डाटा, कौन सा डाटा, 360 में थीटा का भाग देने के बाद जो भी डाटा अपने पास आएगा, अगर वो किस में आ जाए, विषम आ जाए, तो आपको क्या करना है, +0 करना है। इसका मतलब -0 करना है। इसका मतलब आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है। अब एक बार समझिएगा आप, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। सपोज करना कि दो दर्पण है और आपस में 90 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं और उनके बीच में एक वस्तु को रख दिया जाता है, और आपसे अगर ये पूछ ले कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तो आपको क्या बताना है, 360/थीटा। अब एक बार गौर करना, ये 360 आ गया।
थीटा की वैल्यू कितनी है 90। आंसर कितना आया 4। अभी अभी मैंने आपको क्या बताया है, मैंने आपको यह बताया है कि अगर मैंने अभी अभी आपको क्या बताया है कि अगर इन दोनों के बीच अगर मान लो ये जो डाटा मेरे पास आया है, अगर ये डाटा सम आ जाए तो अपन को क्या करना है, अपन को -1 करना है। क्या करना है -1। देखो मैंने यहां भी बताया था, अर्थात अगर मैं बात करूं यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। यहां पर प्रतिबिंबों की संख्या कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी 4 - 1 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं कि अपन आगे चलते हैं, देखो और दिखाता हूं आपको। सपोज करना कि एक इस प्रकार से है, ये दोनों कितने डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं, ये दोनों 60 डिग्री के कोण पे झुके हुए हैं। आपको पूछ लेगा कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, आप कैसे करोगे 360/60 बराबर कितना आएगा 6 आएगा। 6 तो सम होता है तो -1 करना पड़ेगा। कितना आ जाएगा उत्तर 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब एक बार गौर करना, आप सपोज करो कि इनके बीच का एंगल कितना है 40 डिग्री है, इनके बीच का एंगल कितना है 40 डिग्री है। देखो 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आएगा 9। इसका मतलब इस बार आपको -1 नहीं करना है, इस बार आपको -1 नहीं करना है। यहां पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यहां पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, यहां पर बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 9 ही होगी, ना कि 8। अब एक बार मुझे बताइए, आपको एक बात पता चली होगी यहां से, वो क्या बात है, वो ये बात है कि उत्तर कभी भी सम नहीं आएगा। अगर सपोज करो कि आप पेपर देने जाते हो और आपके पेपर के अंदर 4 ऑप्शन आए हैं, उन 4 में से 3 डाटा सम है और चौथा क्या है विषम है, तो आपको तो सोल्व ही नहीं करना है, सीधा उत्तर हो जाएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं, उत्तर हमेशा क्या आता है विषम आता है। अब आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम लोग नाई की दुकान पे जाते हैं, अपन कटिंग सैलून की दुकान पे जाते हैं और जब अपन कटिंग करवाते हैं तो आपने देखा होगा कि अपने सामने भी एक दर्पण लगा रहता है और अपने जस्ट पीछे भी एक दर्पण लगा रहता है। अब मुझे एक चीज बताइए, आपको मैंने 2 दर्पणों के बीच में बिठा दिया है, एक दर्पण यहां पे है और एक दर्पण जस्ट इसके पीछे है, देखो इस प्रकार से। अब मैंने इसके बीच में आपको बिठा दिया है, अब बनने वाले दर्पणों की संख्या कितनी होगी, कोई बताएगा मुझे? देखना एक बार आप, ये दर्पण ऐसा है और ये दर्पण क्या है ऐसे है। दोनों कितने डिग्री के कोण पे झुके हुए, कोई बता पाएगा मुझे, कोई बता पाएगा? अगर मैं बात करूं, आपको कोई बोले कि एक मैंने महानुभाव को यहां पे बिठा दिया है, एक महानुभाव को मैंने यहां पे बिठा दिया है, ये कटिंग करवा रहा है, देखो ये दोनों क्या एक दूसरे के समांतर है। अब मुझे एक चीज बताइए, इन दोनों के बीच में कोई एंगल बन रहा है क्या? आप कहोगे नहीं, कोई एंगल नहीं बन रहा है, अर्थात इनके बीच में एंगल कितने डिग्री का बन रहा है 0 डिग्री का। अब मुझे एक चीज बताइए, आप अगर आपको कोई पूछ ले कि बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर कितनी होगी 360/थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 0, थीटा की वैल्यू कितनी है 0। अब कई इतने भयंकर नालायक स्टूडेंट होते हैं, वो कहते हैं कि सर 0 से 0 कट गया, उत्तर क्या आ जाएगा 36। अरे नालायकों, आपको इतना भी नहीं पता है क्या कि 360 में जब अपन 0 का भाग देंगे तो हमेशा कितना आता है अनंत आता है। अब एक बात और बता रहा हूं मैं आपको, आप किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दोगे, आप किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दोगे, आप किसी भी संख्या के अंदर 0 का भाग दोगे, हमेशा कितना आएगा अनंत आएगा, हमेशा कितना आएगा अनंत आएगा। इसका मतलब आपको पता चला होगा, इसका मतलब आपको पता चला होगा, क्या पता चला है कि अगर कोई 2 दर्पण समांतर है तो उनके बीच में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी अनंत होगी। कितनी होगी साथियों अनंत होगी। कितनी होगी अनंत होगी। अब मैं एक बार आपका क्विक रिवीजन करा देता हूं। देखो ये हिंदी वाला खुल गया है, वो कहां गया समझ नहीं आ रहा है। चलो समतल दर्पण आज अपन ने पढ़ लिया है, मैंने आज आपको क्या बताया दर्पण बताया।
आज अपन ने समतल दर्पण पढ़ लिया। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ लेंगे, अपन नेक्स्ट क्लास में उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप क्या करना, पहले से घर से पढ़ करके आ जाना। तो आज अपन क्या करेंगे साथियों, आज अपन बस इतना ही पढ़ेंगे आज। और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपन आने वाली क्लास में मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।